जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं संख्या पद्धति का नेक्स्ट क्लास। आज हम लगभग इसमें 30 प्रश्न करेंगे और 30 प्रश्न के बाद हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। संख्या पद्धति मतलब इसमें आपने क्या पढ़ा, यूनिट, डिजिट, नंबर, रूट वगैरह, है ना। इससे बहुत सारे हमने प्रश्न किए। इसके बाद कुछ एडवांस लेवल के संख्या पद्धति के प्रश्न करेंगे। वैसे भी संख्या पद्धति खत्म नहीं हुआ है, अभी तो केवल 100 प्रश्न हुए हैं। 100 प्रश्न के बाद, ठीक है, आज के वीडियो मिला पूरा 100 प्रश्न हो जाएगा। 100 प्रश्न के बाद अभी और बहुत सारे प्रश्न हमारे पास बचे हैं संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम में। देखते जाइए। और ये जितने भी सारे आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है वो आपके पुराने एग्जाम के प्रश्न है, अर्थात ये PYQ है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप कोई भी एग्जाम दिलाते हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप पुराने क्वेश्चन को नहीं करोगे तब तक आने वाले एग्जाम में या फिर होने वाले एग्जाम में क्या होने वाला है या फिर किस प्रकार से प्रश्न आएगा आपको पता नहीं होगा। चैनल पर नए तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। निम्नलिखित संख्या में किस अंक की पुनरावृत्ति पहले बार हुई है, मतलब पहले बार कौन सा संख्या आया है। तो देख लेते हैं। 8, 7, 5, 6, 4, 2, 5। देखिए 2 अभी कोई भी एक जगह नहीं आया, ना तो 4 आया ना 6 आया, लेकिन देखिए 5 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया। तो 5 की पुनरावृत्ति सबसे पहले हुई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपके CSPDCL में इस प्रकार के बहुत सरल प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन CSPDCL बोलता हूँ, ये आपके CGPSC 2014 का प्रश्न है, प्री में। अगला प्रश्न है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें आपको स्क्वायर दिख रहा होगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कितने तक? 2016 तक। अब प्रश्न पूछा गया कि कितने प्रतिशत संख्याएं हैं जिसके अंत में 2 आता है। अंत कहने मतलब जिसके यूनिट डिजिट में 2 आता है। तो ये इसका उत्तर होगा 0। 0% संख्या है जिसकी यूनिट डिजिट में 2 आता होगा, ठीक है। 0% संख्या जिसके, किसका मतलब है कि किसी भी संख्या के अंत में 2 नहीं आएगा। क्यों? इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। वैसे तो आपको पता होगा, फिर भी देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब हम क्या करेंगे, इन सभी संख्या का स्क्वायर करेंगे। सभी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49, ठीक है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, ठीक है। अब बताइए हमारे पास इतने ही डिजिट होंगे, चाहे आप कोई भी संख्या बना लीजिए, अंत में हमको यही डिजिट मिलने वाले हैं, 1 2 3 4, है ना। हमारे पास डिजिट 0 से लेकर 9 तक है। अब देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसका, है ना, ऐसी कौन सी डिजिट है जिसका स्क्वायर करने पर हमको यूनिट डिजिट 2 मिलता है, ठीक है। तो है ना, तो यहाँ पे कहीं पे हमको 2 मिल रहा है क्या? यहाँ पे 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 00, है ना। 2 कहीं भी नहीं मिला, ठीक है। तो आप कितने भी संख्या का स्क्वायर कर लीजिए, बात याद रखिएगा, स्क्वायर की बात करूँ ना, स्क्वायर मतलब उसको 2 बार गुणा करना। तो किसी भी संख्या का यदि आप स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक में 2 कभी भी नहीं आता, ठीक है। और क्या क्या नहीं आता? 3 भी नहीं आता। देखिए 3 किसी की यूनिट डिजिट में नहीं है, साथ में 4 और 8, ठीक है। तो यदि इस प्रश्न में 2 के स्थान पर यदि 3 होता, 7 होता, 8 होता, तब भी हमारा उत्तर क्या होता? केवल 0% ही होता, ठीक है। तो ये केवल बेसिक आपकी ट्रिक पर मत जाइएगा। जब तक आप बेसिक कंप्लीट नहीं करोगे ना, आपको मैथ्स दिक्कत होती है। यदि आप एग्जाम में बैठे हो तो इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन को मिनिमम आपका, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ ना, मिनिमम 25 सेकंड और कुछ ज़्यादा समय लग गया तो 35 सेकंड, उससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और जब तक आप ऐसे डिटेल में नहीं पढ़ोगे आपको पता ही नहीं चलने वाला है कि कितना प्रतिशत जो संख्या है इसमें अंत में 2 आएगा, 7 आएगा या फिर 8 आएगा। बाकी सभी रिपीट होते हैं। देखिए 1 रिपीट हुआ है, मतलब 1 आ चुका है, ठीक है। यूनिट डिजिट में 4 आ चुका है, 4 2 बार आ चुका है ना। यहाँ पे 6 आ चुका है, 9 आ चुका है, ठीक है। तो सभी चीज़ आ चुके हैं, केवल 2 3 7 और 8 नहीं आता स्क्वायर करने पर। अगला प्रश्न, एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 29.10 है। परिमेय संख्या के सबसे छोटे पद के अंश और हर के अंकों का योग कितना होगा?
ठीक है। प्रश्न को एक बार अच्छे से और पढ़ लीजिए ध्यान से। एक कोई एक परिमेय संख्या है, उसके व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यदि किसी को समझना होगा तो इसका शब्द लिख लेना उल्टा। यदि उसको हम उल्टा कर देते हैं और उसका योग निकालते हैं तो 29/10 आता है। परिमेय संख्या के सबसे छोटे पद के अंश और हर के अंकों का योग कितना होगा, ये हमको पूछा गया। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक परिमेय संख्या है x/y, ठीक है, x/y। उसके बाद क्या कहा गया है ना, इसके यदि हम इसका उल्टा कर देते हैं, यदि हम इसको उल्टा कर देते हैं तो ऊपर y लिख लीजिए, नीचे x लिख लीजिए और इन दोनों को जोड़ दें। लिखा है ना, एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो योग है वो 29/10 है। क्या है, 29/10 है। बस हमारा इक्वेशन जम गया। अब बस केवल y और x का मान निकाल के आपको आंसर बनाना है। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं इसमें, अब ये लिख सकते हैं, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो नीचे आपका आ जाएगा xy, ऊपर आ जाएगा आपका x² + y² = 29 और 10। ठीक है, यदि आप इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आपका द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक है, यदि आगे और सॉल्व करोगे तो द्विघात समीकरण बनेगा। उससे अच्छा ये है कि हम कुछ ऐसा नंबर सोचे जो हमारा काम बन जाए। ठीक है, एक्स वाई अगर गुना के रूप में है तो 10 कैसे होगा, यदि दो डिजिट सोचिए जो गुना के रूप में 10 हो जाए तो 5 और 2 5 दूनी 10। अब यदि हम x की जगह हम 2 रख लेते हैं और y की जगह 5 रख लेते हैं तो दोनों को स्क्वायर करेंगे, 5 में 25 और 4 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 25 और 4 29। और नीचे यदि 2 और हम 5 रख लेते हैं तो 10 आएगा। इसका मतलब हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। x को हम 2 मान लेते हैं और y को 5। ऐसा नहीं है कि आप x को 2 माने, आप x को 5 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा मान जम गया। अब कहा गया है कि परिमेय संख्या के छोटे पद है 2 और छोटे पद के अंश और हर, है ना, छोटे पद के अंश और हर के अंकों का योग कितना होगा, तो इन दोनों अंकों का योग पूछा गया है। 5 और 2 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो ये 7 उत्तर आ जाएगा। हम इसको आगे और सॉल्व कर सकते थे लेकिन करेंगे तो ये द्विघात समीकरण बनेगा और ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि हम कुछ लॉजिक मेथड लगाकर इसको सॉल्व कर देखें। इक्वल टू का मतलब है कि दोनों साइड इक्वल आना चाहिए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। किसी भिन्न के अंश और हर का अंतर 5 है। ठीक है, यदि हर में 5 जोड़ा जाए तो भिन्न 1 सही 1/4 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। इस 1/1 सही 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 एक 5, तो हम इसको 5/4 लिख सकते हैं इस भिन्न को। ठीक है, अब मान लेते हैं कुछ हम संख्या मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई भिन्न मान लेते हैं, तो भिन्न हम मान लेते हैं यहाँ पे x और y भिन्न मान लेते हैं, ये हमारा भिन्न है। अब कहा गया है कि किसी भिन्न में अंश और हर का अंतर, अंश और हर का मतलब यहाँ पे ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, तो अंश और हर का जो अंतर है ये अगला स्टेप है 5 है। ठीक है, अंश और हर का जो अंतर है वो 5 है। अब यहाँ पे हम x का मान निकाल सकते हैं क्या, तो x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 + y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 + y हो जाएगा, या फिर y + 5, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगला स्टेप लिखा है, यदि हम हर में 5 जोड़ देते हैं तो जो भिन्न है इतना कम हो जाता है, मतलब 5/4 हो जाता है। मेन भिन्न में हमको इतना कम करना होगा। तो सबसे पहले हम प्रश्नानुसार कर लेते हैं। ये हो गया x, नीचे वाले को बोलते हैं हर, और हर में 5 जोड़ने इसका मतलब है y + 5 हो जाएगा। जैसे ही हम हर में 5 जोड़ते हैं तब क्या हो जाता है, मेन भिन्न में, मेन भिन्न क्या है हमारे पास, मुख्य भिन्न क्या है, मुख्य भिन्न है x/y। इसमें कितना कम हो जाता है, ये हो जाता है इसका, मैं 5/4 लिख सकता हूँ क्या, कि उसको मैं सिंप्लीफाई किया हूँ तो ये हो जाएगा 5/4। कहने का मतलब है यदि मैं भिन्न में 5 जोड़ देता हूँ, हर में, इसी भिन्न के हर में 5 जोड़ देता हूँ तो उस भिन्न का मुझे उस भिन्न में 5/4 कम हो जाता है। ये मेरा इक्वेशन आ गया। अब इसमें मान रखना है तो कि x का मान हम लोग को पता है कि 5 + y। ठीक है, तो x के बजाय 5 + y लिखे या y + 5 लिखे, मतलब एक ही है, तो नीचे भी y + 5 हो जाएगा बराबर x - y, और ये माइनस का चिन्ह है 5/4। ठीक है, ये y + 5 और y + 5 दोनों कटने के बाद आ जाएगा 1 बराबर। अब क्या कर सकते हैं, हम यहाँ किसी एक को पक्षांतर कर लेते हैं। इस 5 + y को पक्षांतर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 5/4 बराबर x + y।
ठीक है, बराबर x प्लस वाई। अब x हमको भिन्न ही ज्ञात करना था ना, मतलब x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 एकम 4, 4 एक 5, ये हो जाएगा आपका 9/4। लेकिन ये x वाई 9/4 आ गया, लेकिन हमको कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इसको भिन्न बना लेते हैं। वैसे भी भिन्न का मतलब होता है कि अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे तो अंश बड़ा है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 दूना 8, 2 बार में जाएगा 1/4। ये इसका उत्तर हो गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है ना, 9/4 को मैंने सिंप्लीफाई किया है। उन प्राकृत संख्याओं n जिसके लिए अस्मिका का मतलब होता है अधिकतम, n स्क्वायर छोटा होगा 2n + 1 सत्य है। इसका मतलब ये है कि आपको n का मान रख के चेक करना है कि इसके लिए सबसे बड़ी संख्या जो सत्य हो वो क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम n का मान 1 रख के देखते हैं। इसी इक्वेशन में आपको मान रखना है। ठीक है, मैं फिलहाल n का मान 1 रख के देख रहा हूँ। जैसे मैं n का मान 1 रखूंगा तो 2 के पावर 1 हो जाएगा, तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब ये छोटा हो गया। ठीक है, 2 का मैंने n की जगह 1 रखा है, तो ये हो जाएगा 2 + 1, क्योंकि 1 से गुना करूंगा तो 2 एकम 2 + 1, आगे सॉल्व करूंगा तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। मतलब ये सही। देखिए, यदि इसका मुंह खुला है, जहाँ जिस साइड इसका मुंह खुला है वो बड़ा दिखाता है, जिस समय ये तीर का निशान है वो छोटा है, मतलब 2 छोटा है 3 से, ये बिल्कुल सही है। अब हम n का मान 2 रख के देखते हैं। जैसे ही हमने n का मान 2 रखा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये 2 दूनी 4 हो गया। फिर से इसको साइन लगाइए, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 एक 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब हम n का मान 3 रख के देखते हैं। जैसे ही 3 रख के देखते हैं तो ये 3 हो जाएगा और 2 का क्यूब हो जाएगा हमारा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 हो गया। अब इधर रखते हैं 2 की जगह हम n की जगह कितना रखेंगे? 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 दूना 6, 6 एक 7। अब ये गलत हो गया। अब यहाँ पे लिखा है कि 8 छोटा है 7 से, ये तो गलत हो गया। तो अब इसके बाद आप जो भी n का मान रखोगे वो गलत आने वाला है। तो अधिकतम मान हमारे पास क्या है? n के लिए 2 है। इसका उत्तर 2 हो जाएगा। सीमा के पास 18 मीटर लंबा कपड़ा है, वह इसे इस प्रकार काटना चाहती है कि एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से 4 मीटर अधिक हो, तो छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगी? क्या कहा गया है? छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगी? अब हमको यहाँ पे छोटे टुकड़े की लंबाई निकालनी है। ठीक है, छोटे टुकड़े की लंबाई निकालनी है। प्रश्न आपको देखने में बहुत भारी लग रहा होगा, लेकिन एक लाइन का उत्तर है। ये कितना लाइन का उत्तर है? एक लाइन का उत्तर है। मान लेते हैं छोटे टुकड़ा का मान x है और जो बड़े टुकड़ा, क्योंकि बड़े टुकड़ा 4 अधिक है तो बड़ा टुकड़ा x + 4 होगा। यदि दोनों को ऐड करेंगे तो 18 मीटर हमको मिलना चाहिए। तो x + 4 बराबर 18, इतना ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 2x। अब 4 को हम पक्षांतर करेंगे, माइनस हो जाएगा। 14 में 4 जाएगा तो कितना बच, सॉरी 18 में 4 जाएगा तो ये बच जाएगा 14। x का मान निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा। x बराबर 7। हमको पूछा है छोटे टुकड़े की लंबाई। हमने x को छोटा माना था तो छोटे टुकड़े की लंबाई हो गया 7 मीटर। बड़े की अगर बड़े टुकड़ा का मान पूछता तो इसमें हम 4 ऐड कर देते, 7 4 11। अगर बड़ा टुकड़ा की बात करता, बड़ा टुकड़े की, तो 7 4 11 होता, लेकिन हमको छोटा पूछा गया। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, किसी मीटिंग के अंत में सभी उपस्थित व्यक्तियों आपस में एक बार हाथ मिलाते हैं। कुल 15 बार हाथ मिलाएंगे। जैसे आप ही मीटिंग में गए, आपने कुल 15 बार व्यक्तियों से हाथ मिलाया, तो बैठक में उपस्थित कितनी संख्या है? ठीक है, किसी मीटिंग के अंत में सभी उपस्थित व्यक्तियों के आपस में हाथ मिलाते हैं, तो कुल 15 बार उसको हाथ मिलाया गया। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ये हमको बताना है इसमें। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा प्रश्न को समझने की जरूरत है। मतलब एक आदमी 15 बार नहीं मिलाया है, सभी आदमी मिलकर आपस में 15 बार हाथ मिलाए हैं, ऐसा है ना। एक आदमी अकेला 15 बार हाथ नहीं मिलाया है। तो इसके लिए एक इक्वेशन होता है। इक्वेशन क्या है? n है, n + 1 बराबर ये बटा हो जाएगा 2 बराबर 15। ठीक है, 15 कहने का मतलब है इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करते हैं तो हमको 15 आंसर आता है। अब हमको n का मान निकालना है, और n कौन है? व्यक्तियों की संख्या है। ठीक है, n क्या है? व्यक्तियों की संख्या है। तो 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा n + 1 बराबर, ये 1 है ना, n + 1 बराबर 15 दूना 30। अब कोई n का ऐसा मान सोचिए, है ना, इसको आगे सॉल्व ना करके n का कोई ऐसा मान सोचिए जो सॉल्व करने पर 30 आ जाए। यदि मैं n की जगह 6 रख देता हूँ, मोटा अगर मैं 6 रख देता हूँ, तो सॉरी n का व्यक्ति 6 रखेंगे तो ये 7 हो जाएगा। 6 तो रखने से काम नहीं बन रहा है। ठीक है, 6 रखने से काम नहीं बन रहा है तो हम 6 नहीं रख सकते। हम एक बार 5 रख कर सोचते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? 5 रख कर सोचते हैं। तो n की जगह हमने 5 रख दिया। क्या रख दिया? n की जगह 5 रख दिया। और
ठीक है। तो 5 से भी कम नहीं बनेगा। अब काम क्यों नहीं बन रहा है इसको देखिए, ठीक है। काम इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा माइनस प्लस का कंजट है, यहाँ पे ये माइनस है। मैं फिर से लिख दूँ क्या? देखिए लिखते में कई बार ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं आपको भी, ये माइनस का होगा इसलिए हमको आंसर नहीं बन रहा था, ये माइनस है, ठीक है। अब हम आप 6 रख के देखते हैं, तो 6 रख लिए। अब n में 1 माइनस करेंगे, मतलब 6 में 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और इधर 30 है तो 6 पंचे 30 और 6 इधर भी 30। इसका मतलब यदि हम n की वैल्यू 6 रखें, मतलब 6 व्यक्ति है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। महेश के पास कुछ सेब है, उसने आधे सेब सुरेश को दिए, किंतु सुरेश से एक सेब वापस ले लिया। उसके बाद उसने महेश को, उसके बाद जितना सेब बचा महेश को दे दिया, है ना। महेश ने फिर दिनेश को दे दिया और दिनेश से फिर से एक सेब ले लिया। यही प्रक्रिया उसने तीसरी बार हरीश के साथ किया। जितना सेब था उसने को उसका आधा दिया और एक वापस ले लिया। ऐसा 3 बार प्रक्रिया करने के बाद अंत में उसके पास उतने ही सेब थे जितने प्रारंभ में थे। तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे, ठीक है। यदि आप इसको लॉजिक वे से करना चाहो तो समय लग सकता है, वैसे मैं इसको लॉजिक वे से भी बता देता हूँ। मान लेते हैं उसके पास 2 सेब थे, है ना। ये स्टार्टिंग में उसके पास 2 सेब थे, याद रखिएगा। अब पहली बार क्या किया उसने, सुरेश को दिया। सुरेश को कितना दिया? आधा दिया। तो 2 का आधा कितना होगा? 1। लेकिन जितना दिया था ना उसमें से एक और मांग लिया। कितना दिया था इससे कोई लेना नहीं, एक और मांग लिया, ठीक है। वापस एक और मांग लिया, भाई दे दे। अब उसके पास कितने सेब हो गए? 2 सेब हो गए, ठीक है। अब वो जाता है अगले किसके पास, और किसका नाम है हमारे पास, ये दिनेश के पास जाता है। दिनेश के पास गया। अब तत्काल में वर्तमान में उसके पास कितना सेब बचा है? 2 सेब। उसमें का फिर से उसको आधा दिया दिनेश को, और फिर से आधा देने के बाद एक सेब और ले लेता है। तो देखिए 2 का आधा 1 ही होता है, इसमें मैंने 1 लिखा है, और एक सेब और वापस ले लेता है। तो उसके पास फिर से 2 सेब आ गए। तीसरा प्रक्रिया वो हरीश के साथ करता है। वर्तमान में उसके पास 2 सेब है, 2 का आधा दे देगा, उसके बाद फिर से एक सेब वापस ले लिया, ठीक है। फिर से एक सेब वापस लिया, तो अंत में उसके पास 2 सेब बचे। और पूछा गया उसके बाद पूछ रहा है कि अंत में उसके पास उतने ही सेब थे जितने प्रारंभ में थे। तो सही बात है, प्रारंभ में उसके पास 2 सेब थे और अंत में भी 2 बचा। तो ये लॉजिकल वे है, ऐसा आप बना सकते हो, ठीक है। और यदि आप 6 लेकर चलते, मान लेते हैं आप 6 लेकर चलते, तो एक बार तो आप 3 दे देते, ठीक है। उसमें से 1 लेते तो 4 हो जाता, ठीक है। 4 सेब आपके पास, तो यहाँ पे अगर 4 हो जाता तो सेकंड टाइम 4 देते तो 3 बन जाता, और वो विषम संख्या आने के बाद नहीं बनता, है ना। तो यदि आप लॉजिक वे से नहीं बनाना चाहते हैं तो प्रोसेस से कैसे बनाना है ये देख लीजिए, ठीक है। अब हम प्रोसेस से बना के बताते हैं कि कैसे। माना पहले बार उसके पास सेब की संख्या थी x, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप कुछ कुछ लिख लीजिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करता है, इस x का आधा वो किसको दे देगा? सुरेश को दे देगा। तो x का आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा, आधा तो दे दिया। अब एक उससे वापस भी ले लिया, तो प्लस करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा ना। अब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना बन जाएगा? ये सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा x + 2/2। अब उसके पास इतने से बचत हो गए, ठीक है। अब वो दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा, इस बचत में से आधा उसको दे देगा। आधा करेंगे तो क्या होगा? नीचे 2 का गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 2 आधा करने का मतलब है 2 से भाग देना। आधा करने का मतलब 2 से भाग देना, तो यहाँ 2 का गुना कर सकते हैं यहाँ पर आराम से। x + 2, इसका आधा हमको देना है तो 2 × 2, 1 2 पहले से है और 1 2 मैंने भाग के लिए लगाया, ठीक है। इतना वो दे देता है, लेकिन उससे भी एक वापस ले लेता है। अब कैसा होगा भाई? ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। नीचे 4 आ जाएगा x + 2, फिर ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, नीचे तो 4 आ ही जाएगा, ठीक है। 4 आने के बाद ये हो जाएगा आपका x, ठीक है। 4 आने के बाद आपका ये हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। 4 हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा? ये x + 2 हो जाएगा, और 4 एकम 4, तो ये 4 यहाँ से हो जाएगा। अगला हो जाएगा x + 6/4, अंत में, है ना। अंत में यहाँ पे कौन था? दिनेश को देने के बाद और दिनेश से लेने के बाद उसके पास कितना सेब बचा? x + 6, ये भी उसका बचत हो गया। अब वो तीसरा बार गया, किसके पास गया? तीसरा बार गया ये हरीश के पास। इसको इसका आधा दे दिएगा, आधा देगा तो x + 6 कर लीजिए, और 4 में फिर से 2 को गुना करेंगे आधा के लिए, ठीक है। अब इससे एक सेब और वापस ले लिया। अब लास्ट में इसके पास कितना सेब बचा ये हम देख लेंगे, ठीक है। तो 4 दूना 8 हो गया, तो सबसे पहले नीचे आप 8 लिखिए, 8 हो जाएगा। x + 6 तो लिखना ही लिखना है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8, ठीक है। कैसे कैलकुलेशन है? आप कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा, पता चल जाएगा। ये एक मैंने ज़्यादा शॉर्ट करने के लिए, है ना, कुछ शॉर्ट करने के लिए आपको मैंने 1 2 पंक्ति हटा दी है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप इतना समझ पाओगे। 8 6 हो जाएगा 14, तो x + 14/8, तो अंत में उसके पास इतना सेब बचते हैं,
अंत में उसके पास इतने सेफ बच जाते हैं। लेकिन ये वाला लाइन पढ़िए, इसमें कहा गया है अंत में उसके पास उतने ही सेफ बचते हैं जितना प्रारंभ में थे। तो अंत में कितना सेफ बचा है, x प्लस 14/8, और प्रारंभ में कितना सेफ था, प्रारंभ में x था, तो ये x के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 को पक्षांतर करेंगे तो x प्लस 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8x। कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। ठीक है, 8x हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम, इस x को पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7x। तो 14 बराबर 7x, x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 एकम 4, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा x बराबर 2। मतलब प्रारंभ में उसके पास 2 सेफ थे, जो मैंने आपको लॉजिक वे से बता दिया था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, जब किसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ा जाता है तो उसमें 2/3 की वृद्धि हो जाती है, भिन्न का हर क्या होगा। क्या कहा गया है, भिन्न का हर क्या होगा। तो देखिए हम इसको मान लेते हैं x प्लस x/y, ये हमारा भिन्न है। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या कह रहा है कि इसके अंश में हम 4 जोड़ते हैं। अंश मतलब ऊपर को अंश कहते हैं, नीचे को हर कहते हैं। तो इसमें हम जोड़ देते हैं 4 को, नीचे में नो चेंजेस, तो y हो जाएगा बराबर। अब क्या कहा जा रहा है कि इसमें इतने की वृद्धि हो जाती है। तो किस में वृद्धि हो जाती है, मेन भिन्न में। मेन भिन्न हमारा क्या था, x प्लस वाई, इसमें कितना की वृद्धि हो गया, 2/3। बस इतना तो है, और कुछ तो, और इसमें कुछ तो है नहीं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 4 जितना भी है वो हो जाएगा, और नीचे y बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा आपका 3y, ऊपर हो जाएगा आपका 3x और 2y। इसको पक्षांतर होगा ना, 3 गुना, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2y। नीचे y से इस y को काट देंगे तो नीचे 3 बचेगा। अब इस 3 को पक्षांतर करूंगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 × 12 बराबर 3x प्लस 2y। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या कर सकते हैं, देखिए कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और सिंप्लीफाई बिल्कुल कर सकते हैं। हम यहाँ से 3x काट देंगे और इस साइड से 3x काट देंगे। ठीक है, हमको y का मान निकालना है, इधर 12 बच गया, इधर 2y। तो 2y का मान निकालने के लिए इसे 2 को हम 12 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, y की वैल्यू होगी 6 और 6। ठीक है, हमको हर का मान निकालना था, ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, हमको y का मान निकालना था, y का मान है 6। ऑप्शन नंबर कहीं पे है क्या, नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, 5 लड़के 5 पृष्ठ 5 मिनट में लिखते हैं, तो एक लड़का 1 पृष्ठ कितने मिनट में लिखेगा। ठीक है, 5 लड़के 5 मिनट में, तो देखते हैं 5 मिनट में कितना चीज लिखा गया। तो इस 5 और इस 5 को गुना कर दीजिए, 5 लड़के 5 पृष्ठ है ना, तो टोटल कितना काम हुआ, यहाँ पे हो गया आपका 25 काम। कितना काम हो गया, 25 काम हो गया। ठीक है, ये 1 का मान आ गया, अगर ये 1 का मान है, कितना मान है, 1 का मान है, तो ये होगा 5 एकम 5, 5 एकम 25, 0.2। कितना, ऑप्शन नंबर ये कहेगी इसमें 0.2 है क्या, नहीं है, तो इसमें भी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, कोई प्राकृतिक संख्या n बड़ा है 1 से जो इस मान के लिए शर्त को पूरा करता है, निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करती है। हम यहाँ n की जगह n हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा क्या हो जाएगा, 2। तो हम सबसे पहले यहाँ 2 रख के देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ सबसे पहले 2 रख के देखते हैं। तो 2 रखेंगे तो अंदर में क्या हो जाएगा, इस n की जगह 2 रख दीजिए, इस n की जगह 2 रख, सभी n की जगह 2 रख दीजिए, है ना। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, एक माइनस करेंगे। ठीक है, एक माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, है ना। 2 दूना 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर यहाँ पे n रखेंगे, n का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 4 1 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको पाइथागोरस टाइप का दिख रहा है क्या, लंब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, वही है। ठीक है, 16 और 9 को गुना करें, ऐड करेंगे तो 25 होगा। कहीं ना कहीं आपकी ये पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रथम 40 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत का मतलब पता है, औसत का मतलब होता है कुल संख्या या फिर संख्या का योग और संख्या। ठीक है, यहाँ ऊपर योग करने और नीचे जितना संख्या उससे भाग देना होता है। ठीक है, तो 40 विषम संख्या, 40 मतलब 1 से लेके 40 तक नहीं, 1 से लेके 40 तक नहीं, 1 से लेके 40 विषम संख्या। बातों को ध्यान से सुनिएगा, 1 से लेके 40 की बात नहीं कर रहा हूं मैं,
है ना। 1 से लेके मतलब 29, 39, 40 टेबल तक बात नहीं कर रहा हूँ, 1 से लेके 40 विषम संख्या, है ना। 1 से लेके 40 विषम संख्या का पहले योग कैसे निकालेंगे, तो इसका सूत्र होता है एन स्क्वायर। एन कितना है 40, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर 4 चौके 16, इसका योग हो गया। तो कुल संख्या का योग कितना हो गया 40, 1600। और हमारे पास कितनी संख्या है 40 संख्या है, तो 40 संख्या से डिवाइड कर दीजिए 0, है ना। ये हो जाएगा आपका 4 चौके 16, 40 इसका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में नहीं आएगा तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। अगला आपका मान है 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर और 19 स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, 7 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर का मान क्या होगा। इसका मतलब ये है आपकी ये विषम संख्या का योग करा रहा है। क्या करा रहा है, ये विषम संख्याओं का आपको योग पूछ रहा है। ठीक है, कौन सी विषम संख्या 5 से लेके, ठीक है। तो यदि कोई विषम संख्या का यदि आप योग करना चाहते हैं जो स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो उसके लिए एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, n+1, ठीक है, n+1, उसके बाद हो जाएगा आपका n+2 और सभी का बटा हो जाएगा 6। अब यहाँ से यदि आप मान रखते हो तो 1 से लेके, देखिए इस ये जो इक्वेशन है वो 1 से लेके 19 तक का मान निकालेगा। सम स्क्वायर रहेगा ना, 1 से लेके 19 तक का मान निकालेगा। पहले हम 19 तक का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद जिसमें जो शामिल नहीं है उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए 19, ठीक है, गुना हो जाएगा 19 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 20, गुना हो जाएगा 19 और 2 हो जाएगा आपका 19 और 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे 21, ठीक है। और 6 से भाग लगा दीजिए, 6 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में चला जाएगा ये 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 2 को 20 में काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है आपका 1330। लेकिन ये उत्तर नहीं है ना, ये 1 से लेके 19 तक का निकाला है, जबकि हमने 5 से स्टार्ट किया है। तो हमने क्या क्या विषम संख्या छोड़ा है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर छोड़ा है। 5 से तो स्टार्ट हो गया है, तो इन दोनों का योग निकाल लेते हैं। दोनों का योग निकालेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, 3 तिया 9, योग हो जाएगा 10। इसमें टोटल हम 10 माइनस करेंगे, 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1320। क्या हो जाएगा 1320। ऑप्शन कहीं पे है क्या, ऑप्शन नंबर ए है आपका उत्तर। अगला प्रश्न, दो पूर्णांक संख्याओं का योग 68 है, दो संख्याओं का अनुपात क्या हो सकता है। कोई दो संख्या है, पूर्णांक संख्या, दोनों का योग कितना है 68 है। दो संख्याओं का अनुपात क्या हो सकता है, जो दो संख्या है उसका अनुपात क्या हो सकता है। जब भी अनुपात याद रखेगा तो जो इसका जोड़ है वो 68 को पूर्ण रूप से काटना चाहिए, ठीक है। तो इसका जोड़ हो जाएगा 4, 4 से कट जाएगा क्या, तो 4 एकम 4, 4 2 7 चौक 28, हाँ 4 से कट जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए उसका उत्तर हो सकता है। आगे और चेक कर लेते हैं, 4 3 7, 7 से कभी भी 68 पूर्ण रूप से नहीं कटेगा तो ये उत्तर नहीं होगा। 4 1 5, 5 से कटने के लिए इकाई अंक में 0 या फिर 5 होना चाहिए तो ये भी उत्तर नहीं होगा। 5 4 9, 9 से कटने के लिए अंकों का योग कटना चाहिए, 9 8 और 6 का जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 14, जो 9 से नहीं कटने वाला है तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, है ना। मतलब ये डी भी कट गया, उत्तर हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। आपको इसी प्रकार ऑप्शन का उत्तर बनाना है, कोई भी तामझाम नहीं करना एग्जाम में। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 26 है, दोनों संख्या में बड़ी संख्या क्या है। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 26 है ना, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो एक संख्या कितना हो गया x। अब क्रमागत बोला है ना, सम संख्या देखिए जैसे मैंने एक हमारा सम संख्या है 2, अब अगला सम संख्या क्या होगा, जब इसमें मैं 2 जोड़ूंगा तब मुझे 4 मिलेगा। अगर अगला क्रमागत चाहिए तो इसमें भी 2 जोड़ना होगा तब मुझे 6 मिलेगा। इसका मतलब ये है यदि पहला सम संख्या x है तो दूसरा सम संख्या क्या होगा, x + 2 होगा, और इन दोनों का योग 26 है। तो कर देते हैं भाई x + 2 = 26, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2x + 2 = 26। 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x = 2 को माइनस करेंगे, हाँ 26 में 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। x का मान निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा, ये 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 बार में कट जाए तो x का मान आ गया 12। हमको पूछा गया बड़ी संख्या, ये तो छोटी संख्या हो गई, बड़ा अगला सम संख्या क्या होगा, तो अगला सम संख्या 14 होगा, ठीक है। अगला सम संख्या क्या हो सकता है, तो अगला सम संख्या 14 होगा। क्यों, x में आप इसमें 2 जोड़ेंगे ना तो ये 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत छोटा सा टॉपिक था, बड़ा कोई भारी बात नहीं था इसको बनाना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दो संख्याओं का अंतर उसके योग का 30% है, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर मान लेते हैं हमारे पास संख्या x और y है, दोनों का अंतर निकालेंगे तो x - y हो जाएगा,
ठीक है। x माइनस वाई क्या कह रहा है, तो दो जो संख्याओं का जो अंतर है इस संख्या के योग का 30% है, तो संख्या का योग हो जाएगा x प्लस वाई। और कितना प्रतिशत है, तो ये 30% है। प्रतिशत के लिए हम नीचे 100 लगा देंगे, सबको पता है, ठीक है। अब 100 को इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100x माइनस 100y बराबर 30x प्लस 30y। अब इसको सॉल्व करते जाइए। x वाले को पक्षांतर करके लाएंगे तो इधर प्लस में है ना, पक्षांतर हो गया है तो माइनस में हो जाएगा। तो 100 में 30 गया, ये बचा आपका 70x। अब देखिए ये माइनस में है ना 100, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 130 हो जाएगा, 130y हो जाएगा, ठीक है। काटना चाहे तो काट सकते हो या फिर x y का मान निकालना है तो x इधर रखिए, y नीचे रखिए ना, y अपनी जगह रहेगा तो 130 ऊपर रहेगा और 70 नीचे आ जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए तो 13 और 7 आंसर आपका होगा। कहीं पे लिखा है क्या 13 और 7, तो 13 और 7 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा 7 और 13 नहीं, 13 और 7। कई बार आप एग्जाम में जैसे बाय द वे ऑप्शन अगर 7 अनुपात 13 रहता तब आप इसको काट सकते हो, है ना। वैसे दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है तो ज़्यादा अच्छा होगा कि वो 13 और 7 हो, 7 और 13 ना हो। यदि x एक धनात्मक विषम है और y एक धनात्मक सम है तो निम्न में से कौन सा विषम होगा। मान लेते हैं एक धनात्मक विषम x एक धनात्मक विषम है तो धनात्मक विषम हमारे पास 1 है, और y एक धनात्मक सम है तो अगला धनात्मक सम हमारे पास 2 है। आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने 1 2 ले लिया है, आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब आपको लास्ट में बताना है कि विषम कौन सा हो सकता है। आपको पता है यदि दो हम विषम संख्या को जोड़ते हैं तो हमको एक सम संख्या मिलती है। ऐसा होता है क्या, ठीक है, क्या ऐसा होता है क्या। यदि एक विषम और एक सम संख्या को जोड़े तो हमको क्या मिलता है, एक विषम और एक सम संख्या को जोड़े तो हमेशा हर बार आपको विषम संख्या ही प्राप्त होगा। एक विषम और एक सम को जोड़ेंगे तो हमेशा सम मिलता है। यदि देखिए यदि हम x प्लस वाई कर देते हैं मतलब दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है 3, ठीक है। जो विषम होगा तो ये बिल्कुल ये सही है। अगला और चलते हैं, अगला चलते हैं y में x को माइनस कर देते हैं। मैंने पहले वाला को x और y कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 2 है तो ये 2 आ गया आंसर, लेकिन 2 तो सम है तो ये तो उत्तर गलत हो गया, ठीक है। 2x बोला है, x की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। y की वैल्यू 2 है, ठीक है, y की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई 3, ये हो गया, ठीक है। वही होगा ना, हम x इसको मानते हैं y इसको मान के चल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये 2 हो जाएगा जी, x वैल्यू 1 है तो ये 4 हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, सम संख्या आ गया, विषम आना चाहिए था। और x इंटू वाई करते हैं तो 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। मतलब इन तीनों ऑप्शन में सम आ रहा है, केवल एक में विषम आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10 से 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 10 से 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो टोटल 5 अभाज्य संख्याएं होती है। कौन सी है देख लेते हैं। 10 से 20 के बीच ना, तो 10 से 20 के बीच सबसे पहले आपका अभाज्य संख्या आ जाएगा 11, 13, 17, 19, ठीक है, 19 और क्या आ सकता है इसमें 23, 25 बोला है ना तो 23, ये 1 2 3 4 5 कितने अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है। 2 से 15 तक प्राकृत संख्याओं का कितना भाग अभाज्य है, तो 2 से 15 तक कितना अभाज्य संख्या है हमारे पास, 20 बोला है क्या कहीं पे, हाँ चलिए 2 से 15 तक बोला है, तो 2 से 15 तक अगर हम अभाज्य संख्या निकालते हैं तो कितना अभाज्य संख्या होंगी हमारे पास 2 से 15 तक, तो 2 से 15 तक, ठीक है, तो 2 से 15 तक यदि हम लेके चलते हैं तो 2 के बाद हमारा विषम संख्या अभाज्य संख्या हो जाएगा 3, 3 के बाद हो जाएगा 5, 5 के बाद हो जाएगा 7, 7 के बाद हो जाएगा 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 19, 19 के बाद आपके पास 23, तो 1 2 3 4 5 6 7 कितना है 7। ये हमने गलती किया कि इसमें करने के लिए सॉरी 15 तक बोला है ना, तो फिर ये 19 और 23 क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 कितना है 5, ठीक है, कितना है 5, टोटल 5 अभाज्य संख्या है। और टोटल कितना संख्या है 2 से 15 तक संख्या कितना है, तो 14 संख्या। देखिए 1 से 15 तक बोलते तो 15 संख्या है, क्योंकि हमने 1 को छोड़ दिया है। 2 से अगर हम 15 तक काउंट करते हैं तो हमारे पास कितनी संख्या है 14 संख्या है, ठीक है। तो इसका उत्तर व्यापक के द्वारा लिया गया है 5/14, लेकिन मैं ये कहता हूं कि उसका उत्तर 6/14 होना चाहिए, ठीक है। जब हम 2 से लेके 14 तक की गिनती कर रहे हैं, है ना, तो इस दो भी तो एक प्राइम नंबर है,
तो यहाँ पे 2 हमने क्यों नहीं लिया, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6/14 होना चाहिए, लेकिन व्यापम में आंसर केवल 5/14 था, इसलिए इसको लिया गया है। यदि ऑप्शन में 6/14 रहता तो हमको 6/14 लेना ही पड़ता और उसका सही उत्तर 6/14 ही है। अगला प्रश्न, 50 तथा 120 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। 50 की तथा 120 की, देखिए यहाँ पे बीच लिखा है ना, इसका मतलब है इस बाउंड्री और इस बाउंड्री को छोड़ा जाता है। इस प्रश्न में कहीं बीच शब्द उल्लेख किया नहीं गया है और हमने 2 से 15 तक काउंट करने के लिए 2 को तो ले लिया, लेकिन जब अभाज्य निकाला तब हमने 2 को नहीं लिया इस ऑप्शन की वजह से, ठीक है। लेकिन इसमें 6/14 आना चाहिए, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, 50 तथा 120 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो ठीक है, 50 के बाद कितना हो सकता है, तो 7 7 49, वो तो 49 कम हो गया। अब 8 का देखते हैं तो 8 8 64 होता है। 9 का देखेंगे तो 9 9 81 हो गया, और 10 का देखेंगे तो 10 10 100, और 9 का 11 का करेंगे तो 121 हो जाएगा, जो 120 से ज़्यादा है। तो टोटल 3 ऐसी पूर्ण वर्ग है, 64 81 और 100। 2 विषम संख्या और 2 सम संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, बहुत आसान है। 2 विषम संख्या ले लेते हैं, 2 विषम संख्या लेंगे तो 2 विषम संख्या लेंगे ना, तो ये 2 विषम संख्या ले लिए, और 2 सम संख्या लेते हैं तो ये 2 सम संख्या ले लिए। अब इसका हमको गुणनफल करना है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 का मिलन कभी भी यदि सम संख्या से होगा, है ना, तो लास्ट में 0 आएगा, और 0 अपने आप में सम है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, यदि 2 का मिलन किसी भी सम संख्या के साथ हुआ, सॉरी 5 है जी, मैं 2 के चलो 5 वाला कोडर है, ठीक है। यहाँ से 72 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 एकम 24, 24 एक सम संख्या है। यदि 5 होता तब की स्थिति में था, मैं थोड़ा ध्यान हो गया था। 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 एकम 24, तो यह 24 भी हमारा क्या है, सम संख्या है, ठीक है। और कोई अंक ले लेते हैं, इसको ना लेके तो हम 7 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम कुछ सम संख्या ले लेते हैं, तो यहाँ पे 4 ले लेता हूँ और यहाँ पे 8 ले लेता हूँ, गुना करके देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 आ गया। अब 5 का मिलन किसी भी सम संख्या से होगा तो अंत में 0 आएगा, और अंत में जैसे ही 0 आया तो वो सम संख्या होगा। मैं इसके लिए आपको बता रहा था, तो ये भी सम संख्या होगा। तो कोई भी आप 2 सम ले लीजिए और 2 विषम ले लीजिए, उसका आंसर जो है सम संख्या आने वाला है, ठीक है। तो ये सम ही आने वाला है। अगला प्रश्न, 5 से बड़ी अभाज्य संख्या 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। 5 से बड़ी अभाज्य संख्या अगर 6 से विभाजित किया जाए तो उसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 5 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या क्या है, तो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या हमारे पास है 7। 6 से यदि इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1, शेषफल बोला है ना। उसके बाद 5 से बड़ी अभाज्य संख्या और कौन सी है, तो 11 है। 11 को 6 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 13 है, 13 को और बात करें 6 6 दूनी 12, 1 आ जाएगा। तो ऐसा करके आप यदि एक और कौन सी ले लेते हैं, 19 ले लेते हैं। चलिए 6 कम 6 6 3 18, यहाँ पे 1 आ गया। 23 लेके देख लेते हैं, 6 कम 6 12 6 18, 6 3 18 है ना, 18 19 20 21 22 23, 5 आ गया, ठीक है। तो यदि 5 से बड़ी अभाज्य संख्याओं को यदि हम 6 से भाग करते हैं अभाज्य संख्या को, या तो इसमें 1 आएगा या 5 आएगा, तो 1 या 5 इसमें आना ही आना है। 4 लगातार संख्याओं का गुणनफल सदैव खाली स्थान द्वारा विभाजित होता है। देख लेते हैं 4 लगातार संख्या, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, ठीक है। इसका मल्टीपल कितना आ जाएगा, 4 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24 24। अब ये किससे डिविजिबल है, बाय ऑप्शन लेके चलिए। जब ये छोटा वैल्यू है तो हमेशा ये 24 से ही कटेगा, चाहे जो जरूरी नहीं है कि आप यही लें, आप कोई दूसरा संख्या भी ले सकते हैं। हम 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8, ठीक है। ये 24 से डिविजिबल है कि नहीं ये बताइए, ठीक है। ये 24 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल डिविजिबल होगा। हम 6 से इसको देखिए, जरूरी नहीं कि गुना करें, कैसे काट लेते हैं, 8 एकम 8, 8 3 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पूरा कट गया। नीचे कुछ नहीं बचेगा, मतलब पूरा कट जाएगा। और कोई संख्या लेके देख लेते हैं, बिल्कुल लेके देख लेते हैं, 15 गुना 16 गुना 17 गुना 19, ठीक है। इसको क्या बोला गया है, लगातार संख्या बोला है ना, तो इसको 24 से फिर काट लेते हैं। ऐसे काटेंगे, किससे कट सकता है, ये 8 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 8 3 24, 3 आ गया, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, ठीक है। नीचे कुछ भी नहीं बचना चाहिए, तो पूरा डिविज कट जाएगा, तो इसका हो जाएगा उत्तर 24 हो जाएगा। 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा एक क्या होगा, 2 विषम संख्या है, जैसे 2 विषम 1 और 3, इसका सम हमेशा एक सम संख्या होता है।
और कोई ले लेते हैं 7 और 5 ले लेते हैं, तो 7 5 12, और कोई विषम संख्या ले लेते हैं 11 और 13 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 24। तो देखिए आपका सम ही होता है, दो विषम संख्या का योग हमेशा एक सम संख्या होता है। अगला प्रश्न, पहली 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? क्या कहा इसमें? पहली 10 विषम संख्या का योग। तो पहली 10 विषम संख्या के लिए हमारे पास है n स्क्वायर 10, है ना, n स्क्वायर, और 10 के स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 100, ऑप्शन नंबर सी। दो क्रमगत सम संख्याओं का गुणनफल 80 है, दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा? दो क्रमगत सम संख्या, यदि इस प्रश्न को आप पुस्तक में देख लीजिएगा, ये आपके द्विघात समीकरण से बना है, लेकिन हमारा बनाने का तरीका अलग है। ठीक है, इस 80 को हम क्या करेंगे, इस 80 का हम करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये सबसे पहले 40 दूनी 80 होता है, क्या 2 लिख लीजिए। अब 40 को कैसे काट सकते हैं? 8 पंचे 40 कर सकते हैं, है ना, तो 5 लिख लीजिए। अब 8 बचा, 8 को कैसे लिख सकते हैं? तो 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, है ना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 दूनी 80 हो गया। अब हमको पूछा गया है कि दो सम संख्या पूछा गया है ना, तो हम यहाँ से दो सम संख्या बनाते हैं, इन दोनों को पहले गुना करेंगे, तो 5 दूना 10, एक सम संख्या हमारे पास आ गया। अगला सम संख्या हम निकालने वाले हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये देखिए निकल गया। ठीक है, तो दो सम संख्याओं का गुणनफल कितना है? 10 8। चाहे आप इसको याद भी कर सकते हो कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, तो 10 और 8 ऐसी संख्या है जिसका गुणनफल 80 है और दोनों सम भी है। अब कहा गया इसी संख्या का औसत निकालना है, तो औसत के लिए दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 18। कितने संख्या है? दो संख्या है, औसत निकालने के लिए 9, ऑप्शन नंबर बी। ए दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, जब ए को 6 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा? ठीक है, देखिए आपको पता है यदि हम अभाज्य संख्या को डिवाइड करते हैं 6 से, तो या तो 5 आएगा या फिर 1 आएगा, तो 4 और 2 क्या कर रहा है यहाँ पे? तो गया। अब आप 50-50 खेल सकते हो, लेकिन आपको बना सकते हो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97। निकाल के देख लीजिएगा, 97 ही आएगा। 6 से भाग दीजिए तो 6 एकम 6 ना 3, और 6 6 के 36, रिमाइंडर आया 1, ऑप्शन नंबर सी। तो अभाज्य संख्या को यदि आप 6 से भाग करोगे तो या तो रिमाइंडर 5 आता है या फिर 1 आता है। अगला प्रश्न, 1 4 7 10 11 13 91 का मान, मतलब 1 4 7 10 13 डॉट 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 91 तक यदि जोड़ते हो तो इसका मान क्या होगा? ठीक है, ये आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मैंने आपको बहुत पहले पढ़ा दिया था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब लगातार एक अंतराल में बढ़ता है। अंतराल किसमें? इसमें 3 का अंतराल है, यहाँ भी 3 का अंतराल, यहाँ भी 3 का अंतराल, यहाँ भी 3 का अंतराल। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? ए का मतलब होता है पहला पद 1 है। डी मतलब होता है डिफरेंस कितना है? अंतर का है। और लास्ट कितना है? लास्ट आपका 91 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पद निकाल लेते हैं कि कितना पद है, उसके बाद हमारा आंसर निकल जाएगा। मान तो निकालना है। पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लास्ट माइनस फर्स्ट करके 2 से भाग लगा के 1 उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, ये इसका प्रश्न मैं पहले बता चुका हूँ इसमें, है ना। तो 91 में 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 90/2 + 1। ठीक है, 90/2 + 1। इसको सॉल्व कर, सॉरी ये 2 नहीं होगा जी, ये नीचे डी लगता है ना, सॉरी ये नीचे डी है, नीचे डी लगता है, मैं 2 लिख दिया जल्दबाजी में। नीचे डी रहता है ना सर, इसको डिफरेंस कहते हैं, नीचे को डिफरेंस, तो ये हमें कहा जाएगा डी आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा तो कितने बार में कहा जाएगा? 3 3 9 30 1 31। तो आपका कितना पद हो गया? 31 पद है। मतलब 1 से लेकर अगर 91 तक यदि आप चलते हैं तो आपको 31 पद मिलेंगे। अब इसका योग निकालना है। योग तो बहुत आसान है, योग निकालना है तो योग बराबर होता है आपका n/2। क्या होता है? n/2 a + l। ठीक है, तो n कितना है? n हमने अभी निकाल लिया 31, तो 31/2 a + l। अंतिम और फर्स्ट को जोड़ दीजिए, अंतिम फर्स्ट को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 91 और 1, ये हो जाएगा आपका 92। 92 को 2 से काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा? ये 46 बार में चला जाएगा। 46 को 31 से गुना करेंगे तो ये आपका चला जाएगा कितने बार में? 1426 चला जाएगा। कितना हो जाएगा? 1426, है ना। यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं, 6 कम 6, केवल यूनिट डिजिट इसमें है 6, उत्तर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 से 17 तक प्राकृत संख्याओं का कितना अंश सम संख्या होता है? 2 से 17 तक, क्या कहा गया है? 2 से 17 तक। ठीक है, 2 से 17 तक प्राकृत संख्याओं का कितना अंश है जो सम संख्या होगा? तो 2 से 17 तक सम संख्या पहले निकाल लेते हैं। तो 2 होगा, 4 होगा, 2 से लिखा है ना, देखिए बीच नहीं लिखा है, ऐसे लिखा है तो 2 को लेना पड़ेगा। 2 7 2 4
6, 8, 10, 12, 14 और ये 16। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हमारे पास सम संख्या हो गई। टोटल संख्या कितना दिखेगी, तो 2 से 17 तक टोटल संख्या कितना हो जाएगा, टोटल संख्या हो जाएगा इसमें 16, है ना। 1 से 17 तक रहते तो 17 होता, 2 से स्टार्ट किए तो ये 16 हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2। ऑप्शन नंबर सी 1/2 अंश जो है वो सम संख्या है। अगर प्रतिशत कहा जाता है तो 50% है, ठीक है। अगर प्रतिशत कहता है तो सिर्फ 50% है। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, ठीक है। दो क्रमगत विषम संख्याओं का जो गुणनफल है वो 143 है। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है। अब इस प्रश्न को यदि आप प्रोसेस से बनाए जाएंगे तो ये भी आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा, लेकिन हम इसमें लॉजिक वे से बनाएंगे, ठीक है। इस लाइन को लास्ट ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है कि छोटी संख्या कौन सी। इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन में जो दिया गया है वो कहीं ना कहीं छोटी संख्या है, ठीक है। अब कहा गया है दो क्रमगत विषम संख्या। क्रमगत का मतलब समझते हैं, 1 के बाद विषम संख्या क्रमगत कौन सा होगा 3, 5 के बाद कौन सा होगा 7, तो क्रमगत है, ठीक है। अब से मान के चल लेते हैं, 13 को मान के चलते हैं, लेकिन 13 एक छोटा संख्या, तो बड़ा कौन सा होगा, 13 के बाद कौन सा हो जाएगा हमारा 14, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यदि इकाई अंक को गुना करके देखिए, यहाँ पे गुणनफल लिखे है ना, इकाई अंक को गुना करेंगे तो 5 दिया 15, मतलब इकाई अंक 5 आ रहा है, जबकि यहाँ इकाई अंक तो 3 है, तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। 11 को पकड़ते हैं, 11 के बाद विषम संख्या कौन हो जाएगा 13, तो 3 एकम 3, यहाँ आंसर आ रहा है 3, ये हो सकता है। बाकी और चेक कर लेते हैं। 9 के बाद विषम संख्या क्या हो जाएगा 11, तो 9 एकम 9, इकाई अंक 9 आ रहा है, गलत बात, 3 आना चाहिए। 15 के बाद विषम संख्या कौन सा होगा 15, 16, 17, 7, 5, 6, 35, 5 आ रहा है इकाई अंक, तो हो नहीं सकता, इकाई अंक तो 3 है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। यदि आप इसको बुक में देख लीजिएगा, आपको 4 से 5 लाइन दिखाया गया है, प्लस इसमें द्विघात समीकरण बन गया है, ठीक है। तो ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा हो लास्ट तक यदि आपने देखा है तो जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के पूछे गए प्रश्न है, हमने कोई भी नया आपको अभ्यास प्रश्न नहीं कराया, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।